अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, इसे लाइक और शेयर भी कर दें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। माला पार्ट 3। वो मुझे अपना नाम बताना चाहता है। वो तल्खी से मुस्कुराई। लाइटर पे उसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पे लिखे 2 अल्फाज पढ़े, माहिर फरीद। उसने एक झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चरचराए। आराम से कैफ, आराम से। लेकिन वो तेजी से पीछे घूमा और लाइटर उसके हाथ से ले लिया। फिर उसे ऊंचा उठा के देखा। उस पे वाकई अंग्रेजी में लेजरिंग्स योंग से माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हलक खुश्क होने लगा। नामुमकिन, बिला आखिर मुझे मेरे ताकुबकार का नाम मालूम हो गया। कैफ ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब्ज आंखों में उलझन थी, ना समझी थी। उसने बहुत सा थूक खुश्क गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूं? इसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सार हिला दिया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा। अलबत्ता उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्ट में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले। चेहरे पे बरहमी धार आई। उसने फोन निकाला और व्हाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो। ये हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। इस शाम मुबीन मंजर में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहित किसी बाथरूम से चलाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर ड्राई लगाया था, सो अब वो सफेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। गरे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे। वक्त भी उनमें कंघी फेर रही थी। सामने गाँव तकिए पे उनका मोबाइल खड़ा रखा था जिसपे माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी। एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए, वो पहलुओं में हाथ रखे तफ्तीशी नजरों से उन्हें देख रही थी। इयररिंग्स दिखाइए मुझे, कैनेडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को चूहा। उफ माँ, ये 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं। वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखिए। माही को याद था, उसे माँ की हर चीज याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शाल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहिए व्हाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी, खोई खोई सी। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला, बेटे वो व्हाइट शॉल तो निकाल दो। तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है। मैं शॉल निकालती हूँ। वो वहां से उठ गई। उसने कमरे पहले से ही वही सफेद शॉल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ उसे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े, हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माही लिया करती थी। उसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी उसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही अब छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माही भी डटी रही।
ये मुझे 800 में देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शाल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फौरन से मुझे भेजनी है आपने। माँ, आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माही, माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियां तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। वक्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से कार में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल में इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज हवा के दोष पे कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तो बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये आबाद की नौकरी ना होती तो मैं कभी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रूहानी होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होगी ना। माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीजें समेटने लगी। देखना आप, वो शादी पे आएंगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए उनके पास जाके खूब हंसे बोलेंगे। देखना। मोहित तैयार होके आ गया था और अब सोफे पे बैठ के जूते पहन रहा था। मुंह में बुरबुराया। लाहौर और उसके मुजाफात में गीबतों का वक्त हुआ चाहता है। माही इस बात का करारा सा जवाब देती, लेकिन उसे कुछ नजर आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लॉन में कौन है। माही की तेज नजरें माँ के पीछे खिड़की पे जमी थी। माँ ने एक नजर खिड़की को देखा जहाँ लॉन में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नजर आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है। माँ ने माला को फोन पकड़ा दिया और खुद घुटनों पे हाथ रख के उठी। उनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहने थे। मेरा ड्राइवर है और असिस्टेंट भी। माला ने फोन थाम दिया। माही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जरा करीब से दिखाओ इसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते हुए अब्बाद को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। अब्बाद पे असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रही। माही की हंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं जरा आती हूँ। उसने फोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग ए अजीम छिड़ने वाली थी। निकाह का वेन्यू सफेद और सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफेद फूलों और सब्ज पत्तों से मुज़य्यन था और मेहमानों की मेजों के गिर्द रखे सोफे भी सफेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफे पे बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार खवातीन से बातों में मसरूफ थी। मोहित हम उमर कजन्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो खुद को यहाँ ज्यादा महफूज तस्वुर कर रही थी। अगर वो कजन्स में गई तो सबकी जुबान पे एक ही सवाल होना था, ओशन बंद क्यों हो गया और क्या अब वो जॉबलेस हो गई है। और इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं खराब करना चाहती थी। वैसे भी उसे माँ पे नजर रखनी थी। उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पे तो वो कुछ ज्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मोहित उनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती है। माँ टेक लगाए बैठी थी। शाल एक कंधे पे थी। शेफोन का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्के काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार खातून उनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो उनके मियाँ ने फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई और जहाँ जैसी खूबसूरती उसे माही या मोहित को नहीं मिली थी। नॉट फेयर। अल्लाह ताला आसमान को शौकी नजरों से देखा। पूरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा लें, मैंने खुद करवाया है। समझो नई जिंदगी मिल गई है, खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम पूरे जहां था। पूर के नीचे जेर थी। इसे हुरे जहां पढ़ते थे, इसीलिए बहुत से रिश्तेदार उनको अब भी हुरे कहते थे। ना बाबा ना, मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। अब जैसे हैं घुटने वैसे ठीक हैं। माँ, उसने माँ के करीब सरगोशी की। आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी। नरमी से तंबीहा की। माँ दूसरी जानिब झुक के इन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी। यूं जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफ्तन साथ बैठी मुमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नजरें ऊपर उठाई। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो उस रोज इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले मुमानी से मिली। माँ उनको देख के खुश हुई।
अपने पास सोफे पे जगह नहीं। तो कब आई दुबई से? ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी खानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाल्लाह से? उन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना? हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे उस दिन। नगीना आंटी ने मुमानी को देख के कहा, पता चला तुम सो रही हो, वरना जरूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्कुरा के बोली। ज़ियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मन नगीना बेगम से पूछने लगी। ज़ियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज में उदासी घुल गई। माला की मुतलाशी नजरें सारे में घूमी और फिर वो उसे नजर आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। स्याह बालों को जेल से पीछे किए वो दूसरे कजन्स की तरह कुर्ते शलवार में मलबूस था। उस वक्त वो संजीदा से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज्यादा जाजुब नजर था। उसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अर्सा पहले, कोई मसला हुआ था फिर? माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी क्या बताऊं, उसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो ज़ियाद की अपनी पसंद थी, उसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को, अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम दूर नजर आते अपने बेटे को देख के उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। पूरे भाभी आप इतनी नेक हैं। उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे ज़ियाद के लिए दुआ किया करें कि वो इस ट्रॉमा से निकल आए और नई जिंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं जरूर दुआ करूंगी, माँ ने खलूसे दिल से कहा। एक बुलंद आवाज कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक के नजरें घुमाई। सब्जाजार की एंट्रेंस पे एक ऊंचा आसमानी कहका गूंजा था। ये इस बात का गुमान था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी थी। ये तय था कि वो हर फंक्शन पे जानबूझ के देर से आती थी ताकि हर नजर उनकी तरफ उठे, और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद खवातीन के झगमट्टे में खड़ी ऊंचे कहके लगाते हुए सबकी तरफ घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी, कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड्स पहन रखे थे। बाल बुआए कट किए थे, अगर लंबे रखती तो ज्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थी कि ताई बाल छोटे क्यों रखती हैं। इसकी भी एक मुज़हिका खेज सी वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी, अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गरूर से जरा सा मिला के छोड़ देती। हुमानी इन रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो उनको देख के उठ खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीरा से? नहीं ताबिंदा, मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं, अलबत्ता मेरा पूरे जहां भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा पूरे जहां भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं क्यों जाके उससे मिलूं? फिर चेहरा मोड़ के माँ को देखा। हाँ तो आप कह रही थी, सादा दो टोकनदार। उमानी पे तो घरों पानी पड़ गया। कशमाला अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो माँ का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत की चमक धमक से इतने मुतासर थे कि उसके गिर्द मक्खियों की तरह भुनभुनाते थे। माही के मैसेजेस आ रहे थे, तस्वीरें भेजो। उसके फोन की बैटरी कम थी और वो बैटरी टैब कार में भूल आई थी। उसने कैफ को कॉल की और उसे बैटरी पैक लाने को कहा। कैफ जब सफेद फूलों से सजे वसी हाल में आया तो वो उसे सामने ही नजर आ गई। सोफों पे खवातीन के एक ग्रुप में बैठी वो टांग पे टांग जमाए बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसने ऑफ वाइट कामदार ड्रेस पहन रखा था, बाल चेहरे के एक तरफ डाले हुए थे, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नजर आ रहे थे। उसका चेहरा सादा था, जल्द एतबार करने वाला। आंखें ज़हीन थी लेकिन चालाक ना थी। ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करती, इंतकाम नहीं लेती, वो लोगों की अच्छाई पे नजर रखती हैं। और वो ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पे फूल उभरा, उसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो उसे एक कोने में ले जाए और उसको बताए कि उससे बड़ी गलती हो गई। वो झूठ और धोखे के साथ माला की जिंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था, वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, उससे माफी मांग सकता था। वो इस मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसी के पास उसकी तस्वीर है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपिथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने उसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के उसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी पैक उसकी तरफ बढ़ा दिया, बोला कुछ नहीं। वो ये सब उसे नहीं बता सकता था।
اس کی اپनी مجبوریاں تھی۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف، وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ؟ میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شور؟ آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتے، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ میں قریب رہوں گا، کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں؟ آواز دھیمی تھی۔ دیکھیے، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے۔ اس تصویر کی بیک پہ لکھا ہے پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ اور کون آدمی ہے وہ بدبخت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماہی کے ساتھ آتا تھا، تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرہ کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینا آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینا آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا، اسے دیکھ کے مسکرا دی، پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی، کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا، ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالہ وہیں رہتی ہے۔ زیاد نے کہہ کے سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا اوکورڈ لگتا تھا۔ ان سے معذرت کرتے ماں کی پلیٹ لیے میز پہ واپس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک اچٹی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی جیسے دلچسپی نہ ہو، پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ، تاحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں، کیف جمال۔ جو بھی ہو، وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کے دیکھا، میری ماں نہ بنو۔ پھر انہیں خشمگین نظروں سے کیف کو دیکھا۔ جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالہ کو دیکھا جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا، اب یہ سختی سے بولی، آواز نہیں آئی؟ لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کریں ایسے۔ ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی تو انہوں نے جیب بھر کے ڈیزرٹ ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں۔ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ پہ چمچا مارا۔ میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔ وہ خفگی سے اٹھ گئی، پھر کیف کی طرف آئی، غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ میں کیا کرتا؟ آنٹی غصہ کر رہی تھی۔ غصہ ہی کر سکتی ہیں وہ، اٹھ کے تو نہیں جا سکتی نا۔
ان کی فاسٹنग 140 थी सुबह। हद है यार, वो झंझलाई हुई लग रही थी। बॉस, वो हल्का सा खनकारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफा यही सवाल पूछ चुकी हैं। माँ की आदत है मजाक करने की। अब इनको कुछ मीठा नहीं देना, ओके? वो तंबीहा करके आगे बढ़ गई। वो बस उसे जाते देखता रहा। उसका मूड माँ की इस हरकत पे खराब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपेटे बुफे टेबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरियत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब ही कोई खनकारा। आप खाना नहीं खा रही? वो चौंकी, फिर संभली, चेहरे के जाविये दुरुस्त किए। वो जियाद था, हाथ में प्लेट लिए उसके करीब आ रहा था। तशवीश से उसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के इस मेज को जहाँ माँ बैठी मजे से डेजर्ट खा रही थी। जियाद हल्का सा हंस दिया। अच्छा, आपकी भी अपनी अम्मी से यही लड़ाई चलती रहती है? कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं उनकी घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो सर्जरी कैसे होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला, फिर अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट ये पकड़े। कशमाला ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। जियाद घूम के बुफे टेबल के दूसरी तरफ गया, एक प्याला चम्मच उठाया और वापस आया। अब डिश से डेजर्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्कुरा दी। इसका हल ये है कि आप परेशान ना हो और कुछ खा लें। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ उसके सामने आया, उसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। उसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही। लेकिन उसे डेजर्ट नहीं पसंद था, सो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा? वो हैरान हुआ। अपनी प्लेट से चावलों का चम्मच भरा। उस दिन तो आप टेरेस पे ब्राउनीज खा रही थी। उफ, इसने उसे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियाजी से उचका दिए, फिर बात बदलने को बोली। आप क्या लिख रहे हैं आजकल? जियाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल इधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सकूं, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? जियाद ने आंखें उठा के उसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं, एक अजीम लव स्टोरी। उसने देखा जियाद सुल्तान की आंखें उदास थी, ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत के हैप्पी एंडिंग्स पे भरोसा नहीं होता। उसे नगीना आंटी की बातें याद आई। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने की बजाय वो लिखें जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा, फिर इतराफ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूं? आजमा के देख लें। अच्छा? उसके चैलेंज पे मुस्कुराई। ये जो सामने लड़की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहां उज़ा की बहन वेटर्स को हदायत देती नजर आ रही थी। जियाद ने उस तरफ देखा। इसके पैर में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वो शायद अनकंफर्टेबल है। फिर जियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, इसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है क्योंकि इसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं। आप जानते हैं मैं इन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। उसने एक नजर गौर से कशमाला को देखा। इसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। कोई सहर सा था इसकी आंखों में। आपके बारे में कुछ बताऊं? बताइए। लेकिन वो अंदर से खाइफ हुई। लेकिन वो जान ना ले कि वो उससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द है। आप गर्दन इस तरफ नहीं मोड़ रही और बार बार हाथ से पीछे दबाती हैं। वो झीम के हंस दी, हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। जियाद के चेहरे पे हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं इंजॉय करूंगा। वो मुस्कुरा दी और प्याला लिए आगे बढ़ गई। दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से इन दोनों को बातें करते देखा था। वो सुबह वक्त पी के रोने की आवाजों से उठी। पहले कुछ देर तो बिस्तर में लेटी पलकें झपक झपक के छत को देखे गई। जब से काम करना छोड़ा था, दिन रात कोई हिसाब नहीं था। एक अजीब सी मायूसी जहन पे छाई थी। काम करने वाले लड़की के लिए फारिग घर बैठना बहुत मुश्किल था। खैर, आज वो अपने बिजनेस प्लान पे काम शुरू करेगी। एक आइडिया आया था उसके जहन में। वो बालों को जूड़े में लपेटती बाहर आई।
तो वक्त भी आंसू बहाते हुए पूरे जहां बेगम को अपनी बेटी का किस्सा सुना रही थी। वही रवायती कहानी, शोहर काम नहीं करता, नशा करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और बेटी को मारता है। उसने पीछे से बख्तबी के दोनों कंधों पे हाथ रखा और सर झुका के नरमी से तसल्ली दी। आप अपनी बेटी से कहिए कि वो स्टैंड ले, हम उसके साथ हैं। बख्तबी ने अपना सांवला खुरदरा हाथ उसके हाथ पे रख दिया। वो डरती है जी। माला सीधी खड़ी हुई और अफसोस से बोली, वाकई वो भी कैसे स्टैंड ले? जब तक औरत के पास तालीम और माली खुद मुख्तारी नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही पिटती रहेगी। माला ठीक कह रही है बख्तो। माँ के माथे पे बाल थे और वजूद में जलाल में आया हुआ था। वो गोद में सब्जियों की परात रखे तख्त पे बैठी थी। छुरी वाला हाथ ऊंचा करके बोली, बेटियों की तरह पाला है मैंने नसीम को। इसे कहो मेरे पास आ जाए, वो अकेली नहीं है, हम उसके साईं बैठे हैं इधर। वो किचन में आई तो डर्टी किचन की तरफ खुलता दरवाजा नीम हुआ था। कैफ वहां कॉफी बनाता नजर आ रहा था। आहट पे पलटा और उसे वहां खड़े देखा। वो ख्वाबिदा आंखें लिए बालों का गोल मोल जूड़ा बनाए हुए थी। रात वाला मेकअप उतारने के बावजूद आंखों के गिर्द हल्की सी स्याही थी। कॉफी बनाऊं आपकी? वो नजरें मोड़ के दूसरी तरफ पलट गया। हाँ प्लीज, तौकफ किया और आवाज आहिस्ता की। फिर कुछ निकाला लाइटर से? ओ नो, आम सा लाइटर है, कुछ नहीं है उसमें। वो कैन से कॉफी बीन्स निकालते हुए बोला। उसके हाथ तेज तेज चल रहे थे। माली खुद मुख्तारी और तालीम, आपके ख्याल में ये चीजें औरत को अब्यूज होने से बचा सकती हैं? फिल्टर पेपर लगा के कॉफी बीन्स अंदर डाले, फिर इस कंपार्टमेंट को खड़क करके बंद किया और मशीन ऑन कर दी। तुम्हें इख्तलाफ है? माला को ताज्जुब हुआ। कैफ उसकी तरफ पलटा, काउंटर से टेक लगाई और सीने पे बाजू लपेट लिए, जोगर्स की कैंची बना ली। सारी लड़कियां अब्यूज होती हैं बॉस। बख्त बीबी की बेटी अपने शोहर के हाथों और एलीट क्लास की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के हाथों, ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। कॉफी मेकर से पानी उबलने की आवाज आ रही थी। सारे में कॉफी की खुशबू फैल गई थी। एक ही बात है, गरीब की लड़की चाहे देर से लाए तो शोहर का मूड खराब होता है, उसको मारता है। अमीर की लड़की पार्टनर के साथ ड्रग्स ना करे तो पार्टनर का मूड खराब हो जाता है। उसको खुश रखने के लिए वो ड्रग्स पे लग जाती है। दोनों अब्यूज होती हैं, गरीब लड़की भी और अमीर पढ़ी लिखी लड़की भी। तो वजह क्या है? वजह यह है बॉस के किसी ने औरतों को नहीं सिखाया कि मर्दों के साथ कैसे रहना है और किसी ने मर्दों को नहीं सिखाया कि औरतों के साथ कैसे रहना है। कॉफी गरम मग उसकी तरफ बढ़ाया। इंटरेस्टिंग। खैर आज ज्वेलर्स पे चलना है, गोल्ड लेना है तो चंद दिन ठहर जाएं। अब अपनी कॉफी के लिए फ्रेश बीन्स डाल रहा था। तोला अभी 1,70,000 का है, एक हफ्ते में ये 90,000 तक गिरेगा। तुम्हें कैसे पता? कैफ ने शान ने उचकाए। मुझे पता होता है। चलिए आपकी इतला के लिए मुझे भी मालूम है कि गोल्ड गिरने वाला है। मैंने खरीदना नहीं बेचना है। कुछ ब्रिक्स हैं मेरे पास गोल्ड की, इनको बेच के नया काम शुरू करना है। इसी असना में वक्त भी किचन में दाखिल हुई। एक नजर दरमियानी दरवाजे को देखा जो खुला था और फिर दूसरी कश्मगीन नजर कैफ पर डाली। तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो खड़े क्यों हो? कैफ ने अपना मग उठाते हुए फ्रिज की तरफ इशारा किए। मैं कशमाला बीबी से कह रहा था कि पता नहीं कौन नासमझ है जो डबल रोटी को फ्रिज में रख देता है, हालांकि फ्रिज में रखने से डबल रोटी जल्दी खराब होती है। इसको हमेशा बाहर रूम टेम्परेचर में रखते हैं। मासूमियत से कह के अपना मग लिए बाहर निकल गया। वक्त बी ने पैर पटका। मैं बता रही हूँ माला बाजी, ये ड्राइवर कम और वारदातिया ज्यादा लगता है मुझे। वो दिल खोल के हंस दी। तभी फोन पे माही की कॉल आने लगी। वो भी अपना मग लिए पिछले दरवाजे की तरफ चली गई ताकि लॉन में जाके तसल्ली से माही से बात कर सके। यहाँ बात करती तो लाउंज में माँ तक आवाजें जाती। कल की शादी कैसी रही? तुम लोगों ने मुझे वापस आके फोन ही नहीं किया। माही अलग नाराज थी। थक गए थे ना रात में। मैं अब सुनाती हूँ सारे किस्से। वो पिछली गैलरी में मग लिए आगे बढ़ रही थी। कैफ भी वहीं जा रहा था। आहट पे रुक के एक तरफ हो गया। उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। पहले ये बताओ जियाद का क्या सीन है? माँ बड़ा जिक्र कर रही थी उसका। कैसा है वो? माही का लहजा तफ्तीशी था। माला मुस्कुरा दी। जियाद? मुस्कुरा के फोन कान और कंधे के दरमियान लगाए वो आगे जा रही थी। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। वो आगे निकल गई और कैफ चुभती हुई नजरों से उसे दूर जाते देखता रहा।